अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इश्तियाक अहमद नावल डायरी का भूत शो की सीरीज़। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हम टैक्सी में बैठकर रवाना हुए और एक जगह रुक गए। इसी वक्त वहाँ से एक कार निकली। हम इसके ताक़ुब में निकल खड़े हुए। ये ताक़ुब तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहा। आखिर अगली कार एक जगह रुकती नज़र आई। हमने भी टैक्सी रुकवा ली। ये आप लोग मुझे कहाँ ले आए हैं? मुझे जल्द अपने घर पहुँचना है, ड्राइवर ने फिक्रमंद होकर कहा। अच्छा तो फिर ठीक है, आप जाइए। हम नीचे उतर आए और इसका बिल अदा कर दिया। वो चला गया। क्या हमें यहाँ से कहीं और जाना पड़ेगा? आफ्ताब ने दबी आवाज़ में कहा। कुछ कह नहीं सकता, मैंने जवाब दिया। हम कोई खतरा तो मोल नहीं लेने वाले। पता नहीं, मैंने कंधे उचकाए। एन इसी वक्त दूर से एक कार की लाइटें नजर आईं। कार लम्हा ब लम्हा नजदीक आती चली गई। एक तरफ हो जाओ, ये लोग हमें देख ना पाए, मैं बोला, और हम जल्दी से ऊट में हो गए। कार नजदीक आकर रुक गई। इसमें से 3 आदमी उतर कर अंदर चले गए। ये क्या हो रहा है भाईजान? इखलाक ने कांपती आवाज में कहा। बस देखते जाओ। मुझे तो डर लग रहा है, इशफाक ने डरी डरी आवाज में कहा। अगर डर लग रहा है तो तुम तीनों घर चले जाओ, मैंने झिंझला कर कहा। लेकिन भाईजान, यहाँ अंकल काशान किस तरह पहुंचेंगे? वो तो वहीं तक रह जाएंगे। हाँ ये ठीक है, लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं? मुझे नहीं मालूम था ये लोग वहां से यहाँ आ जाएंगे। लो भाई, एक कार और आ रही है। आखिर ये हो क्या रहा है? इशफाक ने बौखला कर कहा। मामला तय होने वाला है और क्या, मैंने कहा। इसी वक्त कार आकर रुक गई और इसमें से 2 आदमी निकल कर अंदर चले गए। भैया मैं रुक नहीं सकता। तो फिर आप क्या चाहते हैं? मैं अंदर जाना चाहता हूँ। अब अगर तुम मेरे साथ चलना पसंद करते हो तो ठीक है, वरना तुम बाहर ही ठहरो। हम आपके साथ चलेंगे, इशफाक बोला। तो फिर आओ, बिस्मिल्लाह करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन तीनों ने एक साथ बिस्मिल्लाह पढ़ी। हम चारों आगे बढ़े और खुले दरवाजे से अंदर दाखिल होकर दबे पांव आगे बढ़ने लगे। 2 मिनट तक चलते रहने के बाद एक कमरे में रोशनी नजर आई। इसके दरवाजे और खिड़कियां भी खुली हुई थी। हम इस कमरे के नजदीक हो गए। अंदर से बातें करने की आवाज सुनाई दे रही थी। कोई कह रहा था, अभी हमें अभी ये अल्फाज सुन ही सके थे कि पीछे से हम पर किसी ने वार किए और हम धड़ाम धड़ाम करके गिरे। इसी वक्त किसी ने तेज आवाज में कहा, ये बाहर क्या हुआ? शिकार मारा है जनाब, जवाब दिया गया। शिकार? क्या मतलब? 4 लड़के खिड़की से लगे अंदर होने वाली गुफ्तगू सुन रहे थे। इन्हें अंदर ले आओ, ये जरूर शौकीबाज होंगे। इनका भी हिसाब किताब साफ करना ही होगा। हमें गिरबानों से पकड़ पकड़ कर उठाया गया और भेड़ बकरियों की तरह धकेल दिया गया। लेकिन जनाब, हमें तो आपसे कुछ भी नहीं लेना, आफ्ताब ने थर थर कांपती आवाज में कहा। क्या मतलब? कमरे में मौजूद एक नकाबपोश ने कहा। इसने सर से लेकर पैर तक स्याह कपड़े पहन रखे थे। वो एक मेज के दूसरी तरफ बैठा था। आपने कहा है ना हमारा हिसाब किताब साफ करना ही होगा। वो हिसाब किताब जरा दूसरी किस्म का होगा, ये देखो। ये कहकर इसने मेज की दराज खोली और इसमें से एक उस तरह निकाल कर हाथ के झटके से उसे खोल डाला। बड़े बल्ब की तेज रोशनी में हमने देखा उस तरह पर खून के धब्बे लगे हुए थे। खून हमें अपनी रगों में जमता महसूस हुआ। हमने इस पर से नजरें हटा ली। यूं डर गए ना? अब चुपचाप कमरे के कोने में खड़े हो जाओ, वरना इस उस तरह से तुम्हारे नाक और कान काट दूंगा। हम कोने में सिमट गए। इसके अलावा कमरे में 6 आदमी थे। इनके चेहरों पर घनी दाढ़ी मूछें थी। साफ नजर आ रहा था कि नकली हैं। सरों पर हेड भी थे और कोटों के कॉलर ऊपर उठे हुए थे। इस हालत में इनमें से किसी को भी पहचानना बहुत मुश्किल था। आप सब लोग यहाँ जमा हो चुके हैं, लिहाजा अब कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए। लेकिन जनाब, क्या खबर इन्होंने पुलिस को फ़ोन कर रखा हो और पुलिस यहाँ पहुँच जाए? इसके सामने बैठे आदमियों में से एक ने कहा। कोई बात नहीं, मेरे आदमी बाहर मौजूद हैं। अगर इन्होंने खतरा महसूस किया तो हमें फ़ौरन इत्तला दे देंगे। ओह, तब तो ठीक है, दूसरे ने खुश होकर कहा। हाँ तो मैं कह रहा था, कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि डायरी एक जगह महफूज है, मेरे पास यहाँ नहीं है। आप जानते ही हैं, मैं इसे अपने साथ ला भी नहीं सकता था। इसे कई खरीदार हैं, लेकिन बहरहाल खरीदेगा इसे एक आदमी ही। इसलिए एहतियात का तकाजा ये था कि मैं डायरी साथ ना लाता। अब आप लोगों में से जो भी इसकी कीमत अदा करेगा, मैं इससे डायरी की कीमत लेकर इसे पता बता दूंगा और वो वहाँ से डायरी हासिल कर लेगा। डायरी इस वक्त एक बिल्कुल आम जगह रखी है, लेकिन ये सिर्फ मैं जानता हूँ कि कहाँ रखी है।
تو کیا اب کام شروع کیا جائے؟ ہاں ضرور، کیوں نہیں، ایک بولا۔ تو پھر میں اس ڈائری کی 10 لاکھ روپے طلب کرتا ہوں، آپ لوگ بڑھنا شروع کریں۔ میں 11 لاکھ دینے پر تیار ہوں، ایک نے فوراً کہا۔ اور میں 12 لاکھ، دوسرا بولا۔ بھئی یہ کیا، آپ لوگ تو 1 1 لاکھ روپے آگے بڑھ رہے ہیں، بڑھ چڑھ کر بولی دیں، یہ ایک انتہائی قیمتی ایجاد کا سودا ہے، کوئی ہیرے جواہرات کا سودا تو ہے نہیں۔ اچھا تو میں ڈائری کے 20 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہوں۔ 25 لاکھ، ایک اور بولا۔ شاباش، ذرا دلیری سے بولی دیں، آخر آپ لوگ اپنے اپنے ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں، کمزور کیوں پڑیں؟ نقاب پوش بولا۔ 30 لاکھ، 40 لاکھ، بولی بڑھتی چلی گئی۔ ہمارے جسموں میں تھر تھری تیز ہوتی گئی، ہم بہت برے پھنسے تھے۔ بولی ختم ہونے کے بعد یہ ہماری ہی طرف توجہ دیتے، لہذا ہم دل ہی دل میں دعائیں کرنے لگے کہ بولی بڑھتی ہی چلی جائے، اس کا سلسلہ ختم نہ ہو، یہاں تک کہ یہ لوگ آپس میں ہی لڑ لڑ کے مر جائیں، ہماری طرف توجہ دینے کی انہیں فرصت ہی نہ ملے۔ عجیب دعا تھی، اگر منظور ہو جاتی تو بہت لطف رہتا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اسی وقت ہم نے سنا بولی 1 کروڑ تک جا پہنچی تھی۔ 1 کروڑ پر آ کر بولی اٹک گئی۔ کیوں بھائی، کیا آپ لوگ 1 کروڑ سے آگے نہیں بڑھیں گے؟ اگر یہ یقین ہوتا کہ واقعی ڈائری میں کوئی انتہائی اہم ایجاد لکھی گئی ہے تو اس صورت میں تو یہ بولی کئی کروڑ تک پہنچ سکتی تھی، لیکن اس وقت تو ہم ایک جوا کھیل رہے ہیں، ہم نہیں جانتے ڈائری میں کچھ ہے بھی یا نہیں۔ ارے صاحب، آپ بھی کمال کرتے ہیں، کیا قاتل نے پروفیسر صبوری کو بلا وجہ ہی قتل کر دیا اور بغیر کسی وجہ کے ہی یہ ڈائری؟ وہ کہتے کہتے رک گیا، پھر چونک کر بولا۔ اوہو، میں کیا کہنے لگا تھا، شاید میرا دماغ چل گیا ہے۔ بہرحال صاحبان، آپ کی مرضی، میں 1 کروڑ پر بولی چھوڑنے پر مجبور ہوں۔ تو جناب، ڈائری کی بولی آپ کے نام پر چھوڑی جاتی ہے۔ میں نے کہا تھا نا، ڈائری کی قیمت نقد ادا کرنا ہوگی، نقاب پوش نے کہا۔ ہاں، میں رقم ساتھ لایا ہوں، سوٹ کیس میری کار کی ڈگی میں موجود ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ مجھے ڈائری کہاں ملے گی؟ اس نے بے یقینی کے عالم میں کہا۔ فکر نہ کریں، ڈائری آپ کو ملے گی اور ضرور ملے گی، آپ یہیں ٹھہریں، باقی حضرات جا سکتے ہیں، کیونکہ اب ان کے یہاں ٹھہرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ باقی لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور حسرت زدہ انداز میں کمرے سے نکل گئے۔ جب میرے آدمی ان لوگوں کو چلے جانے کی خبر دے دیں گے تو میں آپ کو کاغذ پر لکھی تحریر دے دوں گا، آپ اسے احتیاط سے پڑھ لیجیے گا اور اس جگہ سے ڈائری حاصل کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، بشرطیہ کہ ڈائری وہاں سے مل جائے۔ فکر نہ کریں، ڈائری ہر حال میں وہیں ملے گی۔ اور ان کا کیا کرنا ہے؟ یہ بیچارے تو بلا وجہ ہی اس معاملے میں الجھ گئے، انہوں نے ہمارے چہرے تو دیکھنے ہی رکھے، لہذا ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا، ہم انہیں یہیں اسی مکان میں بند کر کے چلے جائیں گے، ہمارے بعد یہ کسی نہ کسی طرح مکان سے نکل کر پیدل چلتے ہوئے اپنے گھر پہنچ جائیں گے، ان کے لیے بس اتنی سی ہی سزا کافی ہے، ہلکی پھلکی سزا۔ شکریہ جناب، آپ بہت شریف مجرم ہیں، آفتاب نے کانپتی آواز میں کہا۔ شریف مجرم، یہ بھی خوب رہی۔ خیر، اس نے مسکرا کر کہا۔ جی ہاں، شریف، اس لیے کہ آپ نے ہمیں جان سے مارنے کا پروگرام نہیں بنایا۔ ہاں یہ تو خیر ہے، بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں نے ہمارے چہرے نہیں دیکھ رکھے، اس لیے تمہیں چھوڑا جا رہا ہے، دعا دو ہمیں۔ سوچیں گے جناب، آفتاب نے جلدی سے کہا۔ کیا سوچیں گے؟ نقاب پوش نے حیران ہو کر کہا۔ یہ کہ دعا دی جا سکتی ہے یا نہیں، کیونکہ بہرحال آپ ہیں مجرم ہی۔ اچھا اچھا، سوچ لو، تمہیں سوچنے کی کھلی چھٹی ہے۔ اسی وقت 3 آدمی اندر داخل ہوئے۔ باقی لوگ جا چکے ہیں جناب، تو پھر چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے کاغذ کا ایک پرزہ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا جس کے نام بولی چھٹی تھی۔ ڈائری اس جگہ سے مل جائے گی، اگر نہ مل سکے تو آپ میرے خلاف پولیس کو بتا سکتے ہیں۔ کیا بتا سکتا ہوں، میں نہیں جانتا آپ کون ہیں، اس سٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ میں کون ہوں، بے شک پڑھ کر دیکھ لیں، نقاب پوش بولا۔ اوہو، تب تو ٹھیک ہے، اس نے چٹ کو پڑھا اور پھر جیب میں رکھتے ہوئے بولا۔ ہاں ٹھیک ہے، آئیے اب چلیں۔ چلو بھائی، ان کی کار کی ڈگی میں سے سوٹ کیس نکال لو، ہم گھر پہنچ کر اپنا حصہ تقسیم کریں گے۔ اوکے سر، وہ ایک ساتھ بولے۔ اور ہاں، ان لوگوں کو کمرے میں بند چھوڑ دو، یہ کسی نہ کسی طرح نکل ہی آئیں گے۔ اس نے ہماری طرف دیکھا۔ بہتر ہوتا کہ آپ ہمیں کمرے کی بجائے مکان میں بند کر دیتے، اس صورت میں باہر نکلنا قدرے آسان ہوتا، میں نے پریشان ہو کر کہا۔ اچھا، یوں ہی صحیح، چلو بھائی، کمرے کا دروازہ نہ بند کرو، بیرونی دروازہ بند کر دو، ان کے لیے اتنی ہی سزا کافی ہے۔ شکریہ جناب، آپ واقعی شریف مجرم ہیں۔ تم لوگوں کا بھی شکریہ، اس نے ہنس کر کہا۔ آپ شاید آواز بدل کر بول رہے ہیں۔ ہاں یہی بات ہے، اب میری آواز کو پہچاننے کی کوشش نہ شروع کر دینا، ورنہ خطرے میں پڑ جاؤ گے۔ او ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے،
और वो लोग चले गए। बाहर से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर हम उठे और बाहर निकलने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन जल्द ही ये हकीकत हम पर खुल गई कि मकान से बाहर निकलना करीब करीब नामुमकिन है। उफ खुदा, वो शरीफ मुजरिम तो हमें धोखा दे गया, आफ्ताब के मुंह से निकला, और हम एक दूसरे का मुंह तकने लगे। चल हमें इसी आलम में गुजर गए, आखिर आफ्ताब बोला। मेरा ख्याल है इस तरह एक दूसरे की तरफ तकने से तो कुछ नहीं होगा। इस तरकीब से तो हम हरगिज हरगिज मकान से बाहर नहीं निकल सकेंगे। आइए छत पर चलकर देखें। हाँ, बस छत ही रहती है। हम ऊपर पहुंचे। छत काफ़ी ऊंची थी। छत की मुंडीर तक किसी दरख्त की शाख भी नहीं पहुंच रही थी, और ना ही कोई पाइप छत तक आ रहा था। गोया हम छत के जरिए से ही बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर सकते थे। अब क्या करें? सब्र। हाँ, क्योंकि इसका फल मीठा होता है। आफ्ताब ने मुंह बनाया। शायद सुबह कोई सूरत पैदा हो जाए। अल्लाह मालिक है, इशफाक बड़बड़ाया। मकान में कोई रस्सी भी तो नहीं है, वरना हम रस्सी को मुंडी से बांधकर नीचे लटक जाते। इशफाक इखलाक हसरत लहजे में बोला। और अगर हम दिल निकलने से पहले पहले शहर ना पहुंचे तो मुजरिमों और डायरी से हाथ धो बैठेंगे। मेरे जहन में एक अदद तरकीब सर उभार रही है। आफ्ताब बोल उठा। ओहो, अच्छा, जल्दी से बताओ। मैं खुश हो गया। हम चार हैं। अगर हम अपनी कमीज़ों को बट बट कर आपस में बांध लें तो कई मीटर लंबी रस्सी बन सकती है, और इसके ज़रिए मैं नीचे लटकने की कोशिश कर सकता हूँ। अगरचे ये ख़तरनाक होगा क्योंकि रस्सी नीचे तक तो जाएगी नहीं। खैर, हम ये कोशिश ज़रूर करेंगे। इसके सिवा हम कर ही क्या सकते हैं? मैंने कहा। हमने अपनी कमीज़ें उतार लीं। सर्द हवा ने हम पर कपकपी तारी कर दी, लेकिन हमें परवाह ना की, और कमीज़ों को बटने लगे। बटने के बाद इन्हें आपस में बांधने लगे। आखिर इसका एक सिरा हम तीनों ने पकड़ लिया, और दूसरा सिरा आफ्ताब ने। पहले हमने इसे छत पर ही ऊपर उठाकर देखा कि रस्सी वजन बर्दाश्त कर भी लेगी या नहीं। जब वो ना टूटी तो आफ्ताब रस्सी को दोनों हाथों से थामे मंडली से नीचे लटक गया, और हम रस्सी थोड़ी थोड़ी नीचे छोड़ने लगे। आफ्ताब नीचे जाने लगा, यहाँ तक कि रस्सी का एक सिरा मुंडी से लग गया। बस आफ्ताब, रस्सी खत्म हो गई। हाँ, चाँद की रोशनी में मैं ज़मीन देख सकता हूँ। अभी मैं काफ़ी ऊँचाई पर हूँ, लेकिन छलांग लगाने का ख़तरा मोल लेना ही पड़ेगा। क्या ख़्याल है, मोल ले लूँ? हाँ, ले लो, अल्लाह मालिक है, मैंने कहा, और आफ़ताब ने कमीज़ों की बनाई हुई रस्सी को छोड़ दिया। वो धम से नीचे गिरा। चंद सेकंड तक इसके जिस्म में कोई हरकत ना हुई, तो हम बेचैन हो गए। मक्खन, तुम ठीक तो हो? जी, जी हाँ, करीबन ठीक ही हूँ। ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ, और हमारी जान में जान आई। इसके बाद वो चक्कर लगाकर दरवाजे पर पहुंचा। हम जल्दी जल्दी नीचे उतरे तो वो दरवाज़ा खुल चुका था। हम खुदा का शुक्र अदा करते हुए बाहर निकल आए, लेकिन अब मसला था शहर पहुंचने का, और शहर पहुंचकर अंकल काशान को फ़ोन करने का। हम पहले ही बहुत देर कर चुके थे। इसके सिवा कोई चारा नहीं कि हम दौड़ लगा दें। मैं बोला। ठीक है, आइए, इशफाक ने कहा, और हम चारों सर पर पैर रख कर दौड़ने लगे। इशफाक हम सबसे आगे था। हम में सबसे लंबा जो था। हम इसी तरह दौड़ रहे थे जैसे हमारे पीछे मौत लगी हो। शायद हम जिंदगी में इस कदर कभी ना दौड़े होंगे। और आखिर मुसलसल 2 घंटे तक दौड़ते रहने के बाद हम बेदम हो गए। मजीद दौड़ना हमारे बस की बात ना रही। आखिर हम रुक गए, आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाने लगे। तमाम इस वक्त तक शहरी हदूद नज़र आने लगी थी, और ये उम्मीद हो चली थी कि कोई टैक्सी मिल जाए, लेकिन चूंकि वक्त रात का था इसलिए ज़्यादा इम्कान भी नहीं था। फिर खुशकिस्मती से हमें एक पब्लिक फ़ोन बूथ नज़र आ गया। मैं जल्दी से इसमें घुस गया और अंकल काशान के नंबर घुमाने लगा। घंटी काफ़ी देर बजती रही। आखिर इनकी नींद में डूबी आवाज़ उभरी। हेलो, क्या तुम्हें नींद नहीं आती? जी आती है, लेकिन आज नहीं आ रही। ओहो, ये आवाज़ तो शौकी की है। जी, वो इसलिए कि मैं शौकी हूँ, मैं बोला। खैर तो है शौकी?